अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिला सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो हैप्पीनेस है वही अंत है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। हमारा जो पर्पस है वो है खुश रहना। आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो। अब उसमें कुछ बोलेंगे कि हम यहाँ पर जो सर्व है वो करने के लिए कर रहे हैं, जो सोसाइटी है उसे सर्व करने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम यहाँ पर जो देश है उसकी तरक्की के लिए कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, आप अगर देश को सर्व कर रहे हो तो आपको खुशी मिलेगी, अगर आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हो तो आपको खुशी मिलेगी। इसका मतलब है कि जो अल्टीमेट एम होता है, जो अल्टीमेट बाय प्रोडक्ट होता है, वो होता है कि हमें यहाँ पर हैप्पीनेस मिल सके। और हैप्पीनेस के लिए जो बाकी की चीज़ें हम करते हैं वो बाय प्रोडक्ट रहती है। हम ये समझते हैं हैप्पीनेस उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं, हैप्पीनेस के लिए वो सारी चीज़ें हम करते हैं वो बाय प्रोडक्ट होता है। अगर यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट जो है वो कर रहे हैं, सब्जेक्ट काय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम काय के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें खुशी मिलेगी। तो अल्टीमेट एम जो है वो होता है खुश रहने का। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई इंसान ज़बरदस्ती अपनी खुशी को दबाने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती किसी कारणोंवश अपनी जो खुशी है उसे बर्बाद करने की कोशिश करे, तो उससे उससे लूजर इंसान जो है वो जिंदगी में कोई नहीं हो सकता है। तो आइए हम यहाँ पर सेकेंड मई का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर्स जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सप्लेन सेक्शन की। तो यहाँ पर जो कोविड है उससे फाइट करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल, मतलब आरोग्य सेतु ऐप जो है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अब इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, बहुत सारे लोगों के मोबाइल में जो आरोग्य सेतु ऐप है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। तो इसीलिए इस पर और ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट हमारा नहीं होगा अगर हम इस पर चर्चा भी करते हैं तो। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है सप्लाई डिमांड बैंक लोन जो है इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इस आर्टिकल को देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जब हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं तो इसमें ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ पर आर्टिकल जो है ये देखने को मिल रहा है।
उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आरबीआई के बारे में बात कर रहा है। हालांकि आरबीआई के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा जो है वो की हुई है। जो आरबीआई है वो यहाँ पर अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके साथ मिलकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नहीं कर रहा है। आरबीआई खुद अलग से अपनी चीज़ें हैं वो लेकर आ रहा है। तो इस पर क्रिटिसिज्म हमने ऑलरेडी कवर किया था। इसमें और कुछ खास चीज़ें जो है वो बताई गई है, 3 पिलर्स बताए गए हैं जिसके ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है, ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाई गई है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर भी यहाँ पर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आर्टिकल्स है वो कोविड-19 के बारे में ही है और वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल के बारे में आपको यहीं पर बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में मतलब हमारा जो नेबर है ना, हमको लगकर ही है ना, जो पड़ोसी है, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वहाँ पर डॉक्टर्स की नहीं सुनी जा रही है बल्कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनकी वहाँ पर सुनी जा रही है। कोरोना वायरस जो पेंडेमिक यहाँ पर आया है उसके बारे में, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जो नमाज है वो पढ़ने के लिए जो मॉस्क है वहाँ पर जाने देना चाहिए। उसी के साथ साथ जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर होने देना चाहिए, मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर होने देना चाहिए। और इसी के चलते पाकिस्तान जो है वहाँ पर कई ज़्यादा केसेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत तेज़ी से वहाँ पर केसेस जो है वो फैल रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स की वहाँ पर सुनी नहीं जा रही है। डॉक्टर्स को वहाँ पर पता है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है उसमें कौन यहाँ पर डोमिनेट करता है, इससे हम अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो सप्लाई है, डिमांड है, बैंक लोन्स है उसके बारे में। अब देखिए आरबीआई जो है उन्होंने यहाँ पर जो बैंक्स है उनके जो यहाँ पर हम बोरो कर सकते हैं वो यहाँ पर चिपर कर दिए है। फॉर से यहाँ पर जो रेपो रेट है वो यहाँ पर काफ़ी सस्ते कर दिए गए हैं और रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम कर दिए गए हैं। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। रेपो रेट मतलब ये एक ऐसा रेट है जिस पर जो बैंक्स है वो आरबीआई से पैसा ले सकती है। रिवर्स रेपो रेट ये एक ऐसा रेट है जिस पर बैंक जो है वो आरबीआई में पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो रेपो रेट, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, हमें जो सैलरी मिल रही है, जो भी पैसा मिल रहा है डिपॉजिट करते हैं, तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। मैं आसान शब्दों में कंपेयर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेशल वीडियो भी अवेलेबल है, बहुत सारे स्पेशल वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पर आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हो। अब यहाँ पर रेपो रेट जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो नीचे है वो लाया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बैंक जो है उनको रिवर्स रेपो रेट के रूप में पर्क्स जो है भी काफ़ी कम मिल रहे हैं, क्योंकि बैंक क्या करती है मोस्टली अगर उनके जो लोन है वो नहीं जा रहे हैं तो जो आरबीआई है उसमें जमा कर देती है। अब उसमें भी नहीं मिल रहा है तो बैंक ने क्या करना चाहिए, बैंक ने यहाँ पर जो कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो लोन में ही यहाँ पर पैसा जो है वो घुमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, जो बैंक है वो यहाँ पर 7 लाख करोड़ जो है आरबीआई से पार कर रही है। अब यहाँ पर लोन में जो है वो नहीं घुमा रही है आरबीआई में, फिर भी आरबीआई में ही जो पैसा है वो पार कर रही है। इसेंशियली बैंक जो उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर कितना भी कम आ जाए लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, जो लेंडिंग है वो रेट यहाँ पर बैंक जो है वो कम नहीं कर रही है। मतलब जिसमें लोन जो है वो बैंक देती है वो लोन जो ब्याज दर है वो यहाँ पर बैंक जो है वो कम नहीं कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रोथ रिटेल लोन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड इसमें रिटेल लोन के बारे में बताया गया है और जो ब्लू है उसमें कॉर्पोरेट लोन के बारे में बताया गया है। अब रिटेल लोन जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, है ना, एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट का पहले से ही कम चल रहा है। अगर आप देखोगे तो जब से यहाँ पर 2012-13 के बाद से जब से यहाँ पर जो डिग्रोथ है वो देखने को मिली है, तब से ही यहाँ पर जो कॉर्पोरेट लोन है, जब से उनका एनपीए जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर आया, तब से ही यहाँ पर जो लोन है कॉर्पोरेट इसके वो हमें कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिटेल लोन जो है उनकी ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि पेंडेमिक आने से पहले ही जो यहाँ पर कोरोना वायरस आया है उससे तो नीचे जाना ही था, लेकिन उससे पहले से ही यहाँ पर जो कॉर्पोरेट है, जो रिटेल है, वो भी यहाँ पर आप देखिए डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हमें देखने को मिल रहा था। काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, मतलब आप देखिए कॉर्पोरेट इससे भी यहाँ पर नीचे जाते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर चार्ट 2 अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिमांड जो है वो यहाँ पर काफ़ी नीचे चली गई और डिमांड यहाँ पर काफ़ी नीचे देखने को मिल रही है। अब देखिए एक वीडियो जो है यूट्यूब पर अपने ही चैनल पर अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि सरकार जो है बहुत सारा पैसा छापकर प्रिंट करके क्यों लोगों में नहीं बांट देती, गरीब लोगों में। तो उसमें मैंने यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा था पिछले कुछ साल से, वो क्यों देखने को मिल रहा है, सरकार ने बजट में क्या क्या करने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर की हुई है।
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाउसिंग यूनिट जो है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडिविजुअली इंसान जो है वो यहाँ पर जो हाउस है वो खरीद नहीं रहा है, पैसेंजर कार जो है वो नहीं खरीद पा रहा है, कमर्शियल व्हीकल जो है वो नहीं खरीद रहा है, टू व्हीलर भी नहीं खरीद रहा है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है उसमें भी डिमांड में हमें गिरावट जो है वो देखने को मिली है। उसके कई कारण हैं कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वहाँ जाने का खतरा है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यू हाउसिंग यूनिट जो है यहाँ पर देखिए लोग जो है वो घर खरीद नहीं पा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उनकी जीरो सेल देखने को मिली है, जीरो सेल, एक भी कार जो है वो बेची नहीं गई है, तो जीरो सेल वहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी जब डिमांड यहाँ पर नीचे चली गई है, जब डिमांड यहाँ पर नीचे चली गई तो बट ऑब्वियस है ये सारी ही चीज़ों में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लोन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब ये डिमांड ही खस्ता हो गई, डिमांड ही नीचे आ गई है, तो लोन जो है वो क्या लोग यहाँ पर लेंगे? तो लोग यहाँ पर लोन ही नहीं ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक जो है वो रिस्क एवर्स में है। अब आप देखो कि बैंक जो है वो यहाँ पर क्यों अपने ब्याज दर कम नहीं कर रही है, बैंक क्यों यहाँ पर फोर्स नहीं कर रही है लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले। तो बट ऑब्वियस है बैंक जो है वो खुद रिस्क पर है कि उन्हें ये पता नहीं है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेगी, कौन सी कंपनी नहीं करेगी। लोन वो किस लिए देती है? जिससे कि पैसे जो है उनके पास वापस आए ना। वो यहाँ पर चैरिटी तो नहीं कर रही है कि यहाँ पर उन्होंने लोन दे दिया और फिर वो कंपनी, हाँ ठीक है कंपनी जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने आपको पैसे दे दिए आप मजे करो। ऐसा तो है नहीं ना यहाँ पर, एक्सेप्ट कुछ लोगों, चलो। तो यहाँ पर कैसा है कि जो बैंक है, बैंक उनके पास यहाँ पर जो पैसा आ रहा है उन्हें लोन में घुमाना ही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इतने खतरनाक सिचुएशन में कौन सी सर्वाइव कर पाएगी कौन सी नहीं कर पाएगी। सर्वाइव इन द सेंस उनको क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें कौन पैसा दे पाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव करेगी तो ही इन्हें जो ब्याज दर है वापस मिल पाएंगे ना। तो इसीलिए ये भी यहाँ पर काफ़ी इसमें चल रही है, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक जो है वो लोन देने के लिए तैयार है बिगर फर्म्स को, है ना, लेकिन एक्चुअल में जिनको जरूरत है उनको यहाँ पर लोन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो बैंक है उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। अब बैंक के पास यहाँ पर लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है प्रॉपर तरीके से लाया जाना चाहिए, जिसमें यहाँ पर जो लोन है पेइंग बैक करने के लिए किस तरीके प्रावधान लाए जाए ये भी यहाँ पर समझा जाना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि यहाँ पर जो मोरेटोरियम है वो यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर 3 महीने के लिए बैंक जो है उनको अगर लोन नहीं भी दिया जाए तो भी वो एनपीए में नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि उनकी जो बिजनेसेस है वो यहाँ पर मैनेज करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फर्म्स है उनके भी बिजनेस मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पहले पता था कि ये जो फर्म है ये 3 महीने तक नहीं दे पा रही, मतलब इनके बिजनेस काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और इसीलिए इनका एनपीए जो है वो जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एनपीए में नहीं जा सकता है, मोरेटोरियम दिया गया है, तो अब फर्म किस तरीके से फंक्शन कर रही है ये भी इन्हें पता नहीं चल रहा है कि भैया वो अच्छा फंक्शन नहीं कर रही, खराब कर रही, इसलिए वो पैसा नहीं दे रहे हैं, या फिर अच्छा कर रही है लेकिन मोरेटोरियम देने की वजह से हमें पैसा नहीं दे रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा है। और जो रेपो रेट है वो इतना नीचे आने के बाद भी जो बैंक्स है वो अपने ब्याज दर जो है वो कम नहीं कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास ही यहाँ पर जमा कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फियर होप एंड सेंट्रल बैंक, उसी से रिलेटेड है, आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने यहाँ पर 3 चीज़ें जो है उनका ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो इसके पहले आर्टिकल में जो पहला जो पैराग्राफ है वो कोरोना वायरस के बारे में बताया जाता है, कोरोना वायरस की वजह से ये हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, यही सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। इसीलिए वो जो इंट्रोडक्शन पैटर्न है उस पर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। तो मेन मुद्दे पर जो यहाँ पर आर्टिकल का क्रक्स है, जो आर्टिकल में यहाँ पर सजेशन दिए गए हैं उस पर आना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आरबीआई जो है उसने यहाँ पर 3 चीज़ें जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने प्रूडेंटली एक्ट करना चाहिए, मतलब बुद्धिमानी से यहाँ पर एक्ट करना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट क्वार्टर और क्वार्टर सेंचुरी जो है ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो सके। उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबली यहाँ पर एक्ट करना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक जो है ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल सके। और यहाँ पर जो उनका मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग, उसके विद इन यहाँ पर उन्होंने एक्ट करना चाहिए, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल लिजिटिमेसी और इम्प्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रह पाए। तो एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने प्रूडेंटली यहाँ पर एक्ट करना चाहिए, बुद्धिमानी से एक्ट करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है बिलीव कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में जो कंपनीज है वो सर्वाइव नहीं करेगी या फिर लॉन्ग रन में हम यहाँ पर मर जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा ही अगर हम सोच कर कुछ ना करें,
ऐसा ही सोचकर कुछ ना करें तो हम तो मतलब 50-60 साल में तो मरने ही वाले हैं, या फिर 10-20 साल में तो मरने ही वाले हैं, तो क्या पता कल ही मर जाए। ये सोचकर अगर हम कुछ करें ही ना, तो फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने जो झाड़ है वो यहाँ पर बनाए थे, ये सोचकर कि कोई फ्यूचर जनरेशन इसके नीचे बैठकर उसकी छाव लेगी, क्योंकि उन्हें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब छोटा झाड़ लगाएंगे तो फिर बड़ा होने में तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक वो इंसान जो है वो तो रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जिस इंसान ने ट्री प्लांट किया है वो कभी उसके नीचे बैठ ही नहीं पाएगा, तो अगर उसने ट्री प्लांट किए ही नहीं तो फिर कैसा चलेगा। कोरोना वायरस जो ह्यूमन ट्रेजेडी है, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने कमर्शियल बैंक्स की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए कि भैया सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ये हो गया, सब कुछ वो हो गया, कुछ नहीं होने वाला है, आगे कुछ नहीं होने वाला। उनको होप के साथ रहना पड़ेगा। जो टुडे है और टुमारो है उसके बीच में उन्हें बैलेंस जो है वो यहाँ पर बरकरार रखना पड़ेगा। मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया जो है उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, हम यूएस फेडरल रिजर्व को कॉपी नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर हमारे जो जैसे यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या किया, 0 पर लेकर आ गए, 0%। हम वहां पर उनको कॉपी नहीं कर सकते हैं जिनकी 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो ऑफर करने की क्षमता है बिजनेसेस को, है ना। जैसे कि जापान जो है पब्लिक डेप्थ लेवल जो है 240% ऑफ जीडीपी जो है, लेकिन हम यहाँ पर वैसा नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेम स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, सेम स्टॉर्म आ रहा है, सेम जो तूफान है वो हम भी फेस कर रहे हैं, लेकिन हम सब सेम बोट में नहीं है। हमारी बोट जो हमारी जो नौका है वो काफ़ी वल्नरेबल है, उनकी जो नौका है काफ़ी स्ट्रांग है अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर उनकी तरह बर्ताव नहीं करना है। हमें यहाँ पर हमारे जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्लान्स रहेंगे उसकी तरह बर्ताव करना है कि अब सब कुछ लूट गया, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, फ्लेक्सिबली जो है उनके मैंडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, जो टेंशन है आरबीआई ड्यूअल मैंडेट ग्रोथ और जो स्टेबिलिटी जो रिक्वायर रहती है कंटिन्यूस वर्क के लिए, उसके बीच में उन्होंने प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ जो है वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है ना, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है वो हो नहीं रहा है ना, ग्रोथ नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में यहाँ पर जो बैलेंस है वो मेंटेन करने की आरबीआई को ज़रूरत है ना। ऐसा नहीं है ग्रोथ के चक्कर में इन्फ्लेशन को पूरा छोड़ सकते हैं। इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जब से आई थी उनका टारगेट था कि 4+-2 जो है वो रहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर जो अपर हैंड है 6 का वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है लेकर चल रही है। ऐसा हमने देखा था उर्जित पटेल ने जब आर्टिकल लिखा था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलता है कि ग्रोथ और इसमें दोनों में उन्होंने बैलेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेट जो है माइक्रो इकोनॉमिक गिफ्ट है टू इंडिया, है ना, कि यहाँ पर हमें इतना टारगेट जो है वो रखना है। इन्फ्लेशन जो है पहले 10% के ऊपर चल रहा था, अब यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है काफ़ी नीचे आ गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आजकल काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इकोनॉमिक मॉडल जो है काफ़ी यूजफुल होते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट भी होते हैं, है ना। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर हमारे जो भी चॉइसेस है उसे यहाँ पर प्रोपोर्शनल अकाउंटेबल बनाना चाहिए, जिससे कि सभी चीज़ें जो है, सभी फैक्टर जो है हमारे यहाँ पर इनकाउंटर हो जाए। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि एक्टिंग विद इन द मैंडेट, मतलब यहाँ पर क्या है, मैंडेट जो है उसके अंदर हमें यहाँ पर काम करना होगा। सेंट्रल बैंक गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर फाइन बैलेंस है ना, मतलब वो यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं कि प्रॉपर तरीके से, कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनके अंडर में भी काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हर एक इसका सेक्शन गिरा हुआ है जो उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनका जो काम है वो ये नहीं है कि पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करना है, मतलब गवर्नमेंट जो है उनसे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करना है कि हमें इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम करने दो। मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी अलग फिजिकल पॉलिसी चला रही है, आरबीआई जो अपनी अलग मॉनेटरी पॉलिसी चला रही है, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसी का एक पार्ट है ना, कंसीडर्ड जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम जो गवर्नमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका पार्ट नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अपना सन्नारी है और यहाँ पर जो आरबीआई है वो अलग ही अपना सन्नारी है। मतलब यहाँ पर दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। मतलब जो गरीब इंसान है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया चल क्या रहा है, मतलब आरबीआई की सुने या गवर्नमेंट की सुने, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तालमेल जो है वो बनाना चाहिए, अपने मैंडेट जो है उसके अंडर में रहकर, उसके विद इन में रहकर यहाँ पर आरबीआई जो है उसने काम करना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर फंक्शनिंग जो है वो की जानी चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रू एंटीडोट जो है वो है होप का। ठीक है,
अब यहाँ पर जो फिस्कल पैकेज यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि फिस्कल पैकेज हम यहाँ पर देंगे, लेकिन यहाँ पर इंडिया का जो फिस्कल पैकेज और मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पर काफ़ी बोल्ड रिफॉर्म जो है वो ले रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो यहाँ पर अगर देखे जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पर रिफॉर्म्स अगर हम लेबर में देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं, सिटीज़, फाइनेंस, कंप्लायंस, सिविल सर्विसेज, है ना, ये अगर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज़ है, बैंक है, ओवरसीज इन्वेस्टर है, उनको यहाँ पर कैटलाइज करेंगे, उनको यहाँ पर ज़्यादा लेकर आएंगे। हम यहाँ पर अगर सिर्फ पैसा ही बांटते रहेंगे कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ गए, उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे तो फिर हो सकता है कि आगे हमें काफ़ी बेनिफिट हो। और प्रॉस्परस इंडिया अगर हमें क्रिएट करना है तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसमें से एक ये है कि हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट, अकाउंटेबल, बाउंड्रीड सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पर बनाना चाहिए, जहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है प्रॉपर अपने मैंडेट में रहकर बुद्धिमानी से यहाँ पर काम कर सके, ना कि एकदम जो अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलाए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि गेट ऑन द राइट ट्रैक। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रेन है वो हमें जाती हुई देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर अलाउ किया इंटर स्टेट मूवमेंट माइग्रेंट वर्कर्स का। तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर इन्होंने कोशिश की कि भैया बस से लेके जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि भैया बस से नहीं, यहाँ पर ट्रेन जो है उसका यहाँ पर आप बंदोबस्त कीजिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेन जो है उसका बंदोबस्त किया गया और फिर यहाँ पर तेलंगाना से जो झारखंड है वहाँ पे ट्रेन जो है वो रवाना हुई। होम मिनिस्ट्री जो है इनिशियली उन्होंने अलाउ किया यहाँ पर जो वर्कर्स है बसेस में, लेकिन फिर उसके बाद सेवरल स्टेट जो है उन्होंने यहाँ पर ये बोला, उसके बाद रेलवेज जो है यहाँ पर लिया गया। अब यहाँ पर देखिए जो स्पेशल ट्रैक पर यहाँ पर जो रेलवेज रन हुई है तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जो है मूव हुए हैं। अब यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो भी फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं, पिलग्रिम्स जो है ये भी यहाँ पर अब उनके घर पर जो है वो आ जाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है स्क्रीनिंग की वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो सके, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे कोई स्टेट है जहाँ रेड जोन है वहाँ से अगर कोई माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं कोई ग्रीन जोन में, तो ग्रीन जोन जो है वो अफेक्ट ना हो। तो ये जो ध्यान है वो वहाँ पर उस स्टेट ने, उस राज्य ने रखना चाहिए। अब 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर जो है वो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जो है उसकी घोषणा की थी तब से वो अड़े हुए थे, काफ़ी लोग जो है पैदल भी चले गए थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेल्टर्स उनके पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्कर्स है वो अब पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे, कुछ भी नहीं कमा पा रहे थे, उन्हें यहाँ पर अपने घर में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए अब यहाँ पर सरकार जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है कि अब वो अपने घर में जो है वो जा पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे ऑफिशियल जो है उन्होंने यहाँ पर मेक श्योर करना चाहिए कि ऑपरेशन जो है वो बिना जो मतलब कोई भी प्रॉब्लम के यहाँ पर हो, ठीक है, जो माइग्रेट वर्कर्स हैं उनके कोई बर्डन यहाँ पर ना हो, लेकिन उसी के साथ साथ जो वायरस है वो भी स्प्रेड ना हो, इसका भी ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है रेलवेज को वो यहाँ पर हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को हो सकते हैं, और इसीलिए प्रॉपर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लिस्ट जो है ट्रैवलिंग माइग्रेंट्स की वो यहाँ पर बनाई जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर फ़ायदा जो है वो हो सकता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जिसमें बात की जा रही है न्यू फेज ऑफ द फाइट बैक। अब देखिए अब यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, इमीडिएट कॉज जो है लॉकडाउन का वो यहाँ पर मोस्ट इकोनॉमिकली वल्नरेबल सोसाइटी जो है उन्हें यहाँ पर फेस करना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन जो है उनको यहाँ पर एकदम इनकम रुक गई, जिसकी वजह से जो पैसा है वो नहीं हो पा रहा और प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। और यहाँ पर क्या है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर दी गई सरकार की तरफ से वो यही थी कि जो गरीब इंसान है उन्हें यहाँ पर पैसा जो है वो दिया जा सके, जिससे कि वो अपना रेगुलर काम जो है, जिसकी मतलब जो डेली वेजेस पर काम कर रहे थे उनका जो पैसा यहाँ पर रोका गया था, तो यहाँ पर उन्हें बेसिक इनकम तो मिल जाए जिससे कि अपना गुजारा वो कर सके। अब यहाँ पर क्या है, पीएम किसान बोलिए या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये यहाँ पर टारगेट जो है वो किया गया। अब हमारी स्ट्रेटेजी जो है, आगे वाली स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कंट्री है उससे सबसे पहले इन्फेक्शन जो उसे तो यहाँ पर रोकना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहना चाहिए कि इन्फेक्शन यहाँ पर रोका जाए। और यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजी जो है वो रहनी चाहिए कि इन्फॉर्म्ड और कैलिब्रेटेड रहे, मतलब हर इंसान को इसके बारे में पता रहे, हर इंसान जो इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहे और उसी के साथ साथ कैलिब्रेटेड भी रहे। करंटली 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है कंट्री में, वहाँ पर जीरो कोविड केसेस देखने को मिल रहे हैं। 300 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा जीरो कोविड केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर
जो पूल टेस्टिंग है वो हम कर सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में पूल टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों का जो सैंपल है वो ले लिया जाए और फिर उसे टेस्ट किया जाए, और वो अगर पॉजिटिव आता है मतलब जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर वो अगर नेगेटिव आता है तो जितने भी लोग हैं वो सब नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर इंडिविजुअली हम देख सकते हैं कि भाई ग्रीन जोन तो नहीं है। लेकिन अभी जो ग्रीन जोन है वहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 300 डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं। अब वहाँ पर कंफर्म कर लिया जाए अगर फास्ट तरीके से रैंडम टेस्टिंग के थ्रू, तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर। यहाँ पर लॉकडाउन जो ग्रीन जोन है जहाँ पर कोई भी केसेस नहीं है वहाँ से लिफ्ट कर दिया जाए। उसी के साथ साथ 225 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 10 से भी कम केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर 10 से भी कम केसेस है वहाँ पर पर्टिकुलर जो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है, क्योंकि एरिया हो जाता है तो वो एरिया को सील करके बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर खोल दी जाए तो वो भी एक बेटर चीज़ यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, जो ग्रोथ है इन्फेक्शन की वो हमें यहाँ पर रोकना है। अगर करंट रेट के हिसाब से देखा जाए तो हम 1 लाख केसेस जो है पहुँच जाएंगे 3 वीक्स में, 3 हफ्तों में हम यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा केसेस पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो नॉलेज है वो शेयर करना बिल्कुल सही है अक्रॉस द स्टेट, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो भी अपनाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये रोल है कि यहाँ पर NSG लाइक पब्लिक हेल्थ सपोर्ट टीम जो है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए। और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट में सिमिलरली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने टाइमली इकोनॉमिक पैकेजेस जो है वो भी यहाँ पर दिए जाने चाहिए, और यहाँ पर जो केसेस है उसे भी रोकने की कोशिश करना चाहिए। और जब हम ये सब कुछ चीज़ें करेंगे तब यहाँ पर हम जो कोविड-19 है उससे फाइट कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर और 2 हफ्तों तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया है तो इसका मतलब ये है कि केसेस जो है उसके बढ़ाने की संभावना है, और इसीलिए ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन इसमें ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मैंने शेयर की भी है। तो कौन सी चीज़ें शुरू रहेगी कौन से जोन में वो भी वहाँ पर बताया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मोर ग्रीन देन रेड एज लॉकडाउन एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मोर ग्रीन देन रेड, जैसा हमने देखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 0 केसेस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन जोन वो है जहाँ पर 0 केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, या फिर 21 दिनों में, पिछले 21 दिनों में कोई भी पॉजिटिव केस जो है वो देखने को नहीं मिला है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो कोरोना वायरस यहाँ पर फैल रहा है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ट्रेन जो है, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा था, ट्रेन जो है यहाँ पर चलाई गई है। और अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की, तो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर टैरिफ जो है वो यहाँ पर हिंट कर रहा है, मतलब टैरिफ जो है बढ़ाया जा सकता है चाइना पर ओवर दी वायरस। तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। जो टैरिफ वॉर है मतलब वो अभी भी चलता रहेगा। 2 तरीके ये होते हैं, ठीक है, बैरियर्स लगाए जा सकते हैं। एक होता है टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब क्या है, जो पैसों के थ्रू लगाया जाता है कि वह कस्टम ड्यूटी जो है वो 200% इंक्रीज कर दी गई। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब होता है जो स्टैंडर्ड के थ्रू लगाया जाता है कि भैया हमको यही स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट चाहिए, ये स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब बैरियर लग गया। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ WHO जो है उन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का वो भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखोगे पेशेंट जो है वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं क्वारंटीन से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमी सेक्शन है उसमें हमें देखने को मिलता है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है फॉल हो गया है, ठीक है, $479 बिलियन पर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो डॉलर और रुपी के रेट है वो यहाँ पर इतने जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसकी वजह से बट ऑब्वियस है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो यहाँ पर कम आना ही है ना। अब ये क्या कारण है इस पर भी मैंने चर्चा की हुई है, सेपरेट वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है। उसी के साथ साथ लॉकडाउन एक्सटेंशन जो है ये यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने वाला है। अब क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप देखोगे रिकॉर्ड 0 सेल इन अप्रैल ऑन लॉकडाउन। मतलब आप सोचिए कि लॉकडाउन में 0 सेल यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो किस दौर से गुजर रही है और कितना लॉस जो है वो यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर को हो रहा होगा। अब यहाँ पर जो एविएशन सेक्टर है उनका भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो ये भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं पेपर में द हिंदू में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया करूँगा अगर कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आती है तो यहाँ पर द हिंदू की एक न्यूज़ देखने को मेरे कश्मीर जो है, कश्मीर सैफरॉन, उसे यहाँ पर GI टैग जो है वो मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कश्मीर सैफरॉन जो है वो यहाँ पर कल्टिवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है कारेवा में, जो हाईलैंड्स है जम्मू एंड कश्मीर में, और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है दिया गया है यहाँ पर। और क्योंकि स्पेशली ये रीजन में ग्रो होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब कश्मीर सैफरॉन के बारे में अगर हम देखते हैं, काफ़ी रिनाउंड ग्लोबली जो स्पाइस है वो हमें देखने को मिलता है। ये हेल्थ को रिजनरेट करता है, कॉस्मेटिक जो है उसमें भी काफ़ी हेल्प होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है।
और ये ओनली सैफरन है पूरी दुनिया में जो कि 1600 से 1800 यहाँ पर अल्टीट्यूड जो है उस पर ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पर सैफरन जो है कश्मीर में 3 टाइप में अवेलेबल होता है। लच्चा सैफरन, स्टिग्मा, ये सेपरेट किया जाता है फ्लावर से और ड्राइड किया जाता है बिना किसी प्रोसेसिंग के। मोंगरा सैफरन, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गुच्ची सैफरन। तो ये 3 तरीके सैफरन देखने को मिलते हैं। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो सैफरन यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है ये यहाँ पर कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स अराउंड 5th सेंचुरी BCE, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है। अब चलिए हम यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है उस पर नज़र डालते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम जा रहे हैं, हम आ गए हैं उस स्टेट पर, उस राज्य में जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। तो ये है वो राज्य जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, वो है ओडिशा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ओडिशा के रिगार्डिंग आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सारी लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।